मेरा नाम प्रतीक दानवे है और अभी मैं ये पुणे लोकेशन से ये भी सेशन ले रहा हूँ। और मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से मैं काफ़ी टाइम से हूँ मैं इंडस्ट्री में। और आज हम लोग बात करेंगे कि इंपोर्ट कैसे किया जाता है, किस तरह से होता है इंपोर्ट, उसका कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या रहता है और किस तरीके का सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। हाँ, वो हम लोग सब आज सीख के लेंगे। ठीक है। ओके, सो वी आर दी ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। और हम लोग इस मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हमारे पूरे कुछ सेशंस रहते हैं और कुछ अलग अलग टाइप के हम लोग एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं। और बिजनेस एनालिस्ट का भी हम लोग रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं। उसके बाद बिजनेस ट्रेनिंग रहता है, हम लोग का पूरा सपोर्ट रहता है। तो ये हमारे बारे में कुछ थोड़ा बहुत एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि हम लोग ISO सर्टिफाइड भी है 9001। उसी के साथ ही हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद इंडिया ग्लोरी बुक ऑफ रिकॉर्ड भी हमारा नाम आ चुका है। बहुत सारे हम लोग स्टूडेंट्स का हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करके देते हैं और अभी भी कर रहे हैं। और पिछले प्रीवियस एक्सपीरियंस पे भी हम लोग ने बहुत सारे कंट्रीज में किया है, अलग अलग कंट्रीज में किया है। इसके बाद मतलब इतना इंडस्ट्री वास्ट है और हर प्रोडक्ट के मामले में हम लोग के पास डेटा भी अवेलेबल है। ये हमारा कंपनी को जो मिला हुआ सर्टिफिकेट है। ओके, तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। हम लोग पहले समझ के लेते हैं कि ये पहला कंसेप्ट हम लोग समझ के लेते हैं कि क्या है सप्लाई सप्लाई चेन प्लस मैनेजमेंट क्या है। देखो, सप्लाई चेन मतलब कैसा रहता है कि इसमें जो पूरा एक जगह से लेके दूसरी जगह तक का पूरा, जिसमें जितने भी एंटिटीज, जितने भी काम आते हैं उसको बोलते हैं पूरा सप्लाई चेन, एक वो पूरा चेन कंप्लीट करना। ओके, मैनेजमेंट मतलब उसको, वो चीज को मैनेज करना। हाँ, ठीक है। तो ये इसका एक हो गया थ्योरी। अभी मैं आपको एक पिक्चराइजेशन आपको दिखा देता हूँ, उसमें से आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगा। देखो, सप्लाई चेन का ये पूरा एक डाउन स्ट्रीम्स और यहाँ पे अप स्ट्रीम्स है। देखो, रॉ मटेरियल आता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक होता है। मतलब जैसे मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे एक रॉ मटेरियल गया, तो वो हो गया इनबाउंड लॉजिस्टिक, मतलब फैक्ट्री में इनबाउंड हुआ। हाँ, ठीक है। उसके बाद जो भी वेयर हाउस है फैक्ट्री में इनबाउंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो गया, उसको प्रोसेस किया आपने, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। फिर उसको आउटबाउंड किया, मतलब उसको भेजा आपने, मतलब आउटबाउंड लॉजिस्टिक। और फिर उसके बाद कस्टमर के पास गया। तो ये सिर्फ बोलने के लिए, एक दिखने के लिए एक बहुत छोटा प्रोसीजर दिखता है, बट ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, बहुत बड़ा प्रोसीजर है। तो सप्लाई चेन में एक एक समझ में आना चाहिए आप लोगों को सप्लाई चेन में कि कहाँ से सप्लाई उठाना है अपने को, पहला कहाँ पे उसको किस तरह से किस आदमी के थ्रू मैनेज करवाना है, और उसको किस तरह से हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लाके उसको प्रोसेस करके उसको आगे बढ़ाना है। तो एक हो गया ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पूरा एक सर्कल। देखो, सप्लाई चेन में और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जितना सप्लाई आप, मतलब जितना आपका डिमांड है उतना सप्लाई भी बढ़ता है। तो इस चीज को भी मैनेज करना भी एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट रहता है। ओके, अभी हम लोग समझ के लेते हैं कि सप्लाई चेन, हाँ, सप्लाई चेन में तो हम लोग ने एक देख लिया कि कहाँ से मटेरियल आता है, कहाँ तक जाता है। ये तो अपने को एक नॉर्मली प्रोसीजर में समझ में आ गया। अभी हम लोग बात करते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू कैसे, मतलब उसको समझना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शिपर प्लेस, मतलब जहां से हम लोग ने मटेरियल उठाना है वो एरिया। मान लो कि आपने चाइना से मटेरियल कोई उठाना है, तो चाइना के शंघाई एरिया में से कोई तो बॉन्डेड वेयर हाउस से मटेरियल उठाना है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे शिपर प्लेस। फिर वहां का उधर का पूरा ट्रांसपोर्ट, ओरिजिन का, वेयर हाउसिंग का ट्रांसपोर्ट,
वेयर हाउसिंग का उधर का जो भी मेंटेनेंस है वो भी कैलकुलेशन, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे रहता है। तो ये पूरा वहां से निकलेगा, फिर यहाँ पे वो पोर्ट पे आएगा। पोर्ट पे आने के बाद वो फिर कंटेनर कंटेनर में लोड होगा, कंटेनर में लोड होके फिर कंटेनर जाएगा, सेल होगा, मतलब उसको शिप सेलिंग बोलते हैं, वेसल सेलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेसल सेल हो गया। फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, मान लो इंडिया में पहुंच गया, तो फिर वो वहां से वापस वो आपके फैक्ट्री तक। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस शिपिंग का। अभी हम लोग ने पहले क्या देखा, सप्लाई का, सप्लाई चेन का प्रोसेस, कि कहाँ से मटेरियल उठाना है, कहाँ से प्रोसेस करना है, और फिर आगे उसका मैन्युफैक्चरिंग करके उसको आउटबाउंड करना है। तो ये हो गया एक जनरल प्रोसेस सप्लाई चेन का। और अभी हम लोग ने सीखा ये शिपिंग लाइन का प्रोसेस। अभी देखो, इसमें थोड़ा सा इन डिटेल है। अभी ये पहले वाला थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर का दिखाया था मैंने, अभी इसमें थोड़ा सा इन डिटेल है। आपको अगर कॉस्टिंग अगर समझनी है तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। पहला चीज देखो, यहाँ पे शिपिंग, शिपिंग मतलब क्या, कि जो बंदा यहाँ से भेज रहा है, शिपर, ठीक है, वहां से निकला ये मटेरियल, फिर एक्सपोर्ट हॉलेज लगता है उसको। हाँ, मतलब जो भी उसका कस्टम क्लियरेंस, ऑब्वियसली उधर भी चाइना से अगर निकल रहा है मटेरियल तो चाइना का भी कस्टम क्लियरेंस का चार्जेस लगेगा, कस्टम क्लियरेंस लगेगा उसको। तो चाइना वाला पूरा कॉस्टिंग हो गया। हम्म। फिर ओरिजिन वेयर हाउसिंग चार्जेस, तो वेयर हाउस में जाएगा वो मटेरियल, तो उसका जो जो भी चार्जेस रहेगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, तो ये इस प्रोसेस में दिखाया पूरा कि इसमें चार्जेस कहाँ कहाँ पे लगते हैं। ठीक है, तो ये पोर्ट हो गया, फिर ये यहाँ पे वेसल हो गया, फिर यहाँ पे ये डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, फिर वो अगेन डेस्टिनेशन चार्जेस हो गया, डेस्टिनेशन का पूरा पूरा उसमें चार्जेस प्लस उसका प्रोसीजर है। ये एक साइकिल है कि कहाँ से लेके कहाँ तक का पूरा हम लोग उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, चलो अभी हम लोग थोड़ा सा एक एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा सा एक या फिर एक छोटा सा एक आपको एक मैं टास्क देता हूँ। अगर पॉसिबल हो सबको तो फिर पेन पेपर लेके बैठिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ और किस तरह से कैलकुलेशन होता है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ अभी, हो सके तो आप भी कीजिए। जैसे देखो, ये एक मैंने जस्ट एक ऐसे ही पीओ नंबर लिया है, ये कोई ओरिजिनल पीओ नंबर नहीं है, ये ऐसे ही नंबर डाला है मैंने, 56789। ठीक है, ये पार्ट नंबर, ये इस तरह से आपको पूरा वर्किंग करना है। ये पार्ट नंबर है, ये स्पीकर है, जैसे मान लो कि चाइना से मैं स्पीकर मंगा रहा हूँ। ठीक है। हम्म, ये कितना क्वांटिटी है, 1000 क्वांटिटी का स्पीकर है, एक स्पीकर कितने का है, $1 का है। हाँ, ये वाला स्पीकर $2 का है। हम्म, ठीक है, तो ये मैंने जस्ट एक कॉस्टिंग के लिए $3000 का उसका पूरा कॉस्टिंग आ रहा है। तो $3000 लॉजिस्टिक कॉस्ट मान लो पूरा आ गया आपका $150। ठीक है, एक मिनट, $150, तो मतलब कितना हो गया, $3150, करेक्ट। प्लस इंपोर्ट कॉस्ट, मतलब जो भी इंपोर्ट ड्यूटी का जो कॉस्ट रहता है, वो हम लोग ने एक जस्ट एक पकड़ लिया कि $15,000। अभी देखो यहाँ पे INR में कन्वर्जन हो रहे हैं। हाँ, आपको एक ध्यान में रखना है और एक चीज, कि आप जिस भी कंट्री से अगर आप मटेरियल उठा रहे हो, उधर के कंट्री का हाँ, जो ये रहता है, मतलब जो इंटरनेशनल जो, ऑब्वियसली सब लोग यहाँ पे डॉलर्स में ही काम करते हैं। हाँ, मतलब 99% लोग डॉलर्स में ही काम करते हैं। एट एक्सेप्शनल कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगापुर डॉलर में काम किया, या फिर कैनेडियन डॉलर्स में काम किया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में काम किया। तो वो कंट्री का आपको करेंसी भी पता होना जरूरी है। अब ये चाइना से उठा रहे करके पूरा USD में होता है। ठीक है, तो $3150 हो गया। $15,000 इनपुट ड्यूटी, 7,500 लोकल, मान लो उसका लोकल खर्चा जो भी लगता है वो। और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पकड़ लो, ₹100 पर पीस का।
सॉरी पर लॉट का। तो देखो टोटल कितना हो गया, 3150 इंटू 75 पकड़ लेता हूं मैं, प्लस 15,000 प्लस 7,500 प्लस 100, मतलब 2,58,855 में 850 में आपका पूरा प्रोडक्ट वहां से लेके यहाँ तक आ गया। अभी ऑब्वियसली ये प्रोसेस हो गया उसका, उसका मैन्युफैक्चरिंग का वगैरह सब कुछ वो ऐड कर लिया मैंने। एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैंने वहां पे 100 रुपया लगाया। वो डिपेंड करता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से कर रहे हो, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग है और क्या है, वो पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी 2,58,850 डिवाइडेड बाय कितने पीसेस है हमारे पास यहाँ पे, 2,000 पीसेस है। तो एक प्रोडक्ट आपको पड़ा कितने का, 129 रुपीज का। करेक्ट, 129 रुपीज का एक एक स्पीकर। और यहाँ पे अपने को कितने को मिलता है स्पीकर, आप लोगों को सबको पता है। छोटा से छोटा ब्लूटूथ स्पीकर भी हम लोग ने लिया, नहीं बोले तो भी 500 रुपया किधर भी नहीं, मिनिमम 500 रुपया। 500 छोड़ो, चलो मैं बोलता हूँ 300 रुपया, फिर भी कितना फायदा देखो उसमें। अभी इसमें होता यह है कि आपका जो स्टडी है वो कितना स्ट्रांग है इसके ऊपर भी डिपेंड है। मैं हमेशा यही कहता हूँ लोगों को कि ये इंडस्ट्री में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में अगर आपको टिकना है, अगर आपको काम करना है, तो आपका सेल्फ स्टडी भी होना जरूरी है। और जब तक आपका सेल्फ स्टडी स्ट्रांग नहीं है, आपका स्टडी स्ट्रांग नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता फिर आपका। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने कि, और इससे भी कम में आता है। हाँ, इससे भी कम में आता है। आपको पता है कि आपके मोबाइल में, मोबाइल का जो कवर है, सॉरी कवर नहीं, जो स्क्रीन गार्ड है, वो किलो में आता है, किलो में। और अपने को किस में बेचते हैं वो लोग, पर पीस में, वो किलो में आता है। ठीक है, हेडफोन्स किलो में आते हैं, कपड़े किलो में आते हैं। ठीक है, ये सब चीजें किलो में आते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसमें बेचते हैं, पर पीस बेचते हैं। इंपोर्ट में भी काफी प्रॉफिट होता है, काफी काफी मतलब बहुत ज्यादा। बट एक चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए कि आपका स्टडी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो भी मटेरियल मंगाया और ये इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से वैलिड नहीं है। बीआईएस पता है ना, बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बीआईएस, तो वो बीआईएस के हिसाब से भी आना चाहिए यहाँ पे मटेरियल। हालांकि इसका भी स्टडी मिलता है ऑनलाइन, सब जगह पे इंफॉर्मेशन रहती है। और हमारे जो लेक्चर्स रहते हैं, हमारे जो क्लासेस रहते हैं, इसमें भी हम लोग ये सब चीजें बताते हैं। ये सब लोग सब चीजें हम लोग बताते हैं। ओके, देखो अभी एक छोटा सा हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं। अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, आपको ये काफी काम आएगा ये चीज, जो भी मतलब इंपोर्ट में इंटरेस्टेड है उन लोग को। ये देखो, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो थंब कीजिए। ओके, ये देखो यहाँ पे ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, तो यहाँ पे मैं कैप्चा डाल देता हूँ।
ये देखो, ये वेबसाइट आपको काफी यूज होगा। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है गवर्नमेंट के, जो हम लोग ट्रेनिंग के टाइम पे हम लोग दिखा भी देते हैं और बता भी देते हैं, और कुछ मतलब शेयर भी करते हैं। हमारे पास भी जो डेटा रहता है वो शेयर भी कर देते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बस ये जो वेबसाइट्स है ना, गवर्नमेंट के वेबसाइट्स को आपको है ना बहुत ज्यादा सीरियसली आपको उसमें रिसर्च करना है। ठीक है, अभी एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ट्रेड गाइड, इंपोर्ट्स। अभी जैसे मान लो कि मेरे पास एच एस कोड है। एच एस कोड अगर आपको जानना है ना, तो मैं आपको एक छोटा सा ये बता देता हूँ कि एच एस कोड होता क्या है। एच एस कोड ऐसा है चीज कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक कोड दिया जाता है। देखो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं कांदा बोलते हैं, ठीक है, मराठी में कांदा बोलते हैं, हिंदी में प्याज बोलते हैं, या फिर तमिल तेलुगु में कुछ और बोलते रहेंगे, अंग्रेजी में अनियन बोलते हैं। बट है क्या, एक ही चीज है ना वो, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है बट चीज एक ही है। तो उसके उसको डिफाइन करने के लिए या फिर उसको एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको कोड दिया जाता है, उसको एक कोड दिया जाता है, वो बोलते हैं एच एस कोड। ठीक है, अलग अलग चीज के अलग अलग मतलब एक ही चीज के अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट उसका काम एक ही है। तो एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने दिया था ये एच एस कोड की। एच एस कोड तो आई बिलीव अभी आपको ये एग्जांपल से समझ में आया रहेगा कि एच एस कोड क्या है। 851829, 851829। ओके, देखिए अभी यहाँ पे मैंने एच एस कोड डाल दिया। डिस्क्रिप्शन डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डाला तो नहीं डालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे बस कंट्री जो सिलेक्ट करोगे वो ठीक से सिलेक्ट करना, क्योंकि सीन ऐसा है कि एच एस कोड के हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटी तय होती है, बट वो कंट्री के हिसाब से भी तय होती है। अभी एक चीज बोलता हूँ मैं, अब थोड़ा सा आप पास्ट में जाइए, आपके थोड़ा सा मेमोरीज को पास्ट में जाइए। हाँ, मलेशिया का और इंडिया का अपना चल रहा था पहले ट्रेड। हम लोग ने ट्रेड बंद नहीं किया, हम लोग ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई और ताइवान के साथ इंपोर्ट ड्यूटी कम की। मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया, मलेशिया से मत लो। हम लोग ने बोला नहीं कि नहीं चाहिए, हाँ, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि करना है तो करो, बट इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा भरो फिर, ऐसा। तो ये एक थोड़ा सा एक जस्ट एक बोलता हूँ कि इंटरनेशनल जो अफेयर्स है ना, वो भी आपको इस चीज में जरा देखने पड़ेंगे कि इंटरनेशनल अफेयर्स क्या चल रहे हैं। हाँ, इंडिया मलेशिया का क्या चल रहा था, या फिर मतलब इंडिया का किसी की भी कंट्री के साथ रिलेशन कैसा है। तो हम लोग अभी चाइना का लेते हैं। ठीक है, ये चाइना सिलेक्ट किया, सर्च। जैसे ही सर्च करोगे आप, यहाँ पे देखो पूरा इसका इंफॉर्मेशन आ गया। अभी अपना वाला एचएस कोड कौन सा है, ये वाला है राइट। इसके ऊपर क्लिक किया, ये गवर्नमेंट का साइट है, थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाला, एंटर योर वैल्यू। हाँ, जैसे मान लो अभी हम लोग का वैल्यू कितना था, 3001, कितना था एक मिनट, 3150 डॉलर्स था ना, $3050 इंटू 75, 2,36,250, 2,36,250। ये देखो यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया। अभी बस एक ये एक दिमाग में रखो, ये जस्ट एक रेफरेंस कैलकुलेशन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे सेक्शंस चेंज कर देता हूँ, तो देखो कैलकुलेशन भी चेंज हो गया।
अगर इसका एग्जाम्पशन निकाल देता हूँ, इसको भी निकाल देता हूँ, तो देखो वापस चेंज हो गया। अभी आप बोलोगे कि ये सेक्शंस वगैरह मुझे कैसे पता होगे, मेरे को नहीं पता ये सब क्या सेक्शंस है। तो इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, ये सब काम रहता है वो कस्टम कस्टम वाले का, मतलब जो भी कस्टम क्लियरेंस करवाता है आपका सीएच जो रहता है उसका काम रहता है। ये बस मैंने एक आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए दिया है कि इस तरह का की भी कैलकुलेशन होते हैं, तो ताकि आपको एक जस्ट आइडिया आ जाए। ठीक है, आपको एक आइडिया आ जाए कि कितना है। अभी देखो मैंने सब सेक्शन हटा दिए, अभी इंपोर्ट ड्यूटी आ गया यहाँ पे 38,981। अगर इसको मैं कम करता हूँ, मान लो कि 1 लाख किया मैंने, देखो आ गया 16,500। क्वांटिटी मान लो यहाँ पे मैंने 50 किया। हाँ ठीक है, और ये यहाँ पे फिर डिक्लेरेशन आ जाता है, फिर वो आगे का प्रोसीजर वो अलग है, वो छोड़ो। नहीं, अपना क्वांटिटी 2,000 था ना। हम्म, ठीक है। तो इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेशन तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं। ये ऑनलाइन वेबसाइट ही है पूरा, इसमें कोई भी आपको ज्यादा ये नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत रहती है कि एक फर्म की। हाँ, फर्म किया आपने चालू, फिर आपका आपका डॉक्यूमेंटेशन बना, शॉप पैक बना, जीएसटी बना, करंट अकाउंट बना, आईसी निकला, आरसीएमसी निकला। अभी ये आईसी आरसीएमसी जीएसटी ये कैसे निकालना है, क्या निकालना है, ये आपको जब आप ज्वाइन करोगे, अब लेक्चर्स अटेंड करोगे हमारे, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, उसके बाद आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट। आपको अभी ऐसा सीन ऐसा होता है ना कि सब लोगों को मतलब करना रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना रहता है, बट पता नहीं रहता कि कैसे चालू करे और किस तरह से चालू करे। इसमें आप आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे लोग बोलते भी है कि इसमें फ्रॉड होता है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है, तो वो भी डर एक रहता है। तो वो डर को भी कैसे उसको टैकल करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके साथ काम कैसे करना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे जैसे ही आप हमारे लेक्चर्स आगे अटेंड करोगे। ओके, तो इसके बाद आइडेंटिफाई प्रोडक्ट, जो जो भी प्रोडक्ट है आपका, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग हेल्प करेंगे। एचएस कोड भी कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम लोग बताएंगे। आरसीएमसी क्या रहता है, हाँ, इसके बाद इनको टर्म्स क्या रहते हैं, इनको टर्म पे कैसे काम चलता है। अभी ये जो मैंने कॉस्टिंग बताया ना, ये एक बेसिक कॉस्टिंग है, जस्ट एक एक नॉर्मल कॉस्टिंग है। हाँ, अभी इसमें क्या है, ये इनको टर्म के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। कॉस्टिंग कॉस्टिंग कम भी हो सकता है, कॉस्टिंग बढ़ भी सकता है, ये इनको टर्म के हिसाब से चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी इसके बाद इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे रहता है, बायर फाइंड कैसे करना है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में किस तरह से काम करते हैं हम लोग। हम्म, उसके बाद बायर फाइंडिंग में किस तरह से काम करते हैं हम लोग, बायर फाइंडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है। हाँ, अभी 90% लोगों का दिमाग में वही रहता है कि मेरे को सब है मेरे पास, बट मेरे पास जेन्युइन बायर नहीं है। 90% लोगों का वही प्रॉब्लम है। और ये इंटरनेशनल मार्केट है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे बैठे हो, सामने वाला बंदा कुछ सी और कंट्री में है, अपने को जेन्युइनिटी तुरंत नहीं पता चल जाती। तो उसको एनालिस्ट कैसे करना है, उसको ढूंढना कैसे है, उसको टैकल कैसे करना है हर चीज में, और कैसे बिजनेस चालू करना है, ये हम लोग आपको लेक्चर्स में सिखाएंगे पूरा A to Z। उसके बाद पेमेंट टर्म, अभी सब हो गया, अभी सब सब आके सिर्फ लास्ट में बचता क्या है, पैसा। और इसके लिए तो काम करते हैं हम लोग।
तो पैसा आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, कैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रहेगा, कौन से टाइप के पेमेंट है। मान लो जैसे एलसी है, लेटर ऑफ मतलब जो एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट जो रहता है वो है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, एडवांस पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है पेमेंट्स के। या फिर एडवांस है 30% एडवांस, 70% एलसी। एलसी के टाइप कौन से है, एलसी में किस तरह से काम करते हैं, बैंक कैसे इन्वॉल्व होती है, बैंक किस चीज की गारंटी लेती है और किस लेवल का गारंटी लेती है, ये सभी सभी चीजें आपको इस लेक्चर में पता चल जाती है पेमेंट टर्म्स में। आपका आपका जो भी हम लोग जब भी लेक्चर्स वगैरह चालू करते हैं, जब भी हम लोग लेक्चर्स हम लोग किसी का चालू करते हैं, तो एक पैटर्न ही हम लोग ने ऐसे डिजाइन किया है कि धीरे धीरे सीखना है, धीरे धीरे सीखना है, भला थोड़ा सा टाइम लगेगा तो भी चलेगा, बट धीरे धीरे सीखना है। ठीक है, तो हम लोग का डिजाइन भी वैसे ही है। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, शिपिंग कंपनी एंड लॉजिस्टिक्स, इसमें क्या क्या रहता है, कौन से पार्टीज रहते हैं इन्वॉल्व, वो सब चीजें आपको पता चल जाएंगी इसमें। गवर्नमेंट बेनिफिट, ऑब्वियस आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट को बेनिफिट देना ही है, इंपोर्ट के लिए बेनिफिट नहीं है, पहले ही बोल के रखता हूं मैं, इंपोर्ट के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है। इसके पीछे भी रीजन है कि इंपोर्ट में अपना पैसा बाहर जाता है, इंडिया का पैसा बाहर जाता है, तो कोई भी बेनिफिट नहीं है। वो बेनिफिट वाला चीज भी है इंपोर्ट में, बट वो अलग है, वो ईपीसीजी लाइसेंस वगैरह वो, या फिर एडवांस लाइसेंस वगैरह वो अलग है, वो अलग है। हाँ, बट बेनिफिट एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा है, आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट, अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट देखो डिपेंड करता है कि अभी किस तरीका का आपका कैपेसिटी है। 50,000 से भी बिजनेस चालू हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, तो वो भी एक ऑप्शन है, और 50 लाख 50 करोड़ जो भी है आपका, जो भी कैपेसिटी उस हिसाब से, वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीका का बिजनेस चलाना है इसको। ओके, देखो हम लोग अभी किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से चलता है। जैसे याद है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सप्लाई चेन का, कि एक प्रोसीजर बताया था पूरा ऐसे, कि कहाँ से मटेरियल उठाना है, हाँ कहाँ से उसको प्रोक्योर करना है, कहाँ से उसको भेजना है और किस तरह से भेजना है, उसका किस तरह से प्रोक्योरमेंट होगा और कैसे एग्जीक्यूशन होगा, ये मैंने बताया था। सेम अभी मैं आपको बताऊंगा हम लोग किस तरह से काम करते हैं। देखो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग, कुछ करना है तो कुछ सीखना पड़ेगा, और बिना सीखे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग, फिर बिजनेस सेटअप ट्रेनिंग, हाँ, फिर जीईफी के हमारे ही खुद के जो B2B प्लेटफॉर्म्स है उसको यूज कर सकते हो आप अगर चाहो तो। जो भी हमारे सेलर्स है, कुछ भी बायर है, हमारे पास भी डेटा है, हाँ, तो उसको भी यूज कर सकते हैं आप। हाँ, उसके बाद इवेंट्स कैसे रहते हैं, किस तरीके से क्या इवेंट्स रहता है, हाँ, वो भी हम लोग बताएंगे। उसके बाद कस्टमर इंटरेक्शन कैसे करना है, या फिर डील कैसे करना है, या फिर आपको ई प्लेटफॉर्म में कैसे जाना है, ई प्लेटफॉर्म में कैसे जाना है, वो सब चीज। हम्म, तो ये पूरा A to Z आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा हमारे थ्रू। ये देखो अभी लास्ट ईयर ही हम लोग को अवार्ड मिला है ये। ठीक है, ये हमारे डायरेक्टर साहब है। ओके, देखो अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेनिंग का ये पूरा शेड्यूल है, शेड्यूल पेमेंट शेड्यूल है ये, अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो इसमें। और जो भी बंदा इंटरेस्टेड है जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, आप चैट बॉक्स में आपका नाम, आपका नंबर और आपका लोकेशन डाल दो। ठीक है, हमारा जो टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी तुरंत। कभी नहीं तो फिर मतलब ऐसा है कि करना है तो जल्दी ही करो स्टार्ट, ऐसा है। सिर्फ सोचते बैठो कि मैं आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, फिर वो कभी नहीं होने वाला। इतना एक बस दिमाग में रख लो आप। ये हमारा नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आपको चेक कर सकते हो, डिटेल्स भर सकते हो। हाँ, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा, और चैट बॉक्स में भी आप आपका नंबर डाल दो।
ये हमारा वेबसाइट है, ये ऐप है। हाँ, जो भी एंड्रॉयड यूजर है उनको ये ऐप, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आप वो एप्लीकेशन को ठीक से पूरा देखिए एक बार कि किस तरह से मतलब चलता है हमारा ये बिजनेस। अगर किसी का भी क्वेश्चन है, प्लीज एक एक करके आपके हैंड रेस कीजिए ताकि मैं आपको आंसर्स दे सकूं। सिस्टम से हैंड रेस कीजिए ताकि मैं उनको प्रॉपरली अनम्यूट करूं। सिस्टम से हैंड रेस कीजिए। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, आप सिस्टम से हैंड रेस कीजिए आप थोड़ा सा। हाँ कीजिए, अनम्यूट कीजिए खुद को मनीष जी। हाँ पूछिए। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरे को एक्सपोर्ट मार्केट में जाना था। मेरा प्रोडक्शन और सब कुछ रेडी है, बट स्टार्टिंग कहाँ से कैसे क्या होगा, कहाँ से मार्केट कस्टमर मेरे को मिलते हैं, कैसे क्या मिलते हैं, क्योंकि ये लाइन के अंदर ये चीज नोटिस करने को मिला कि इस लाइन में ब्रोकर बहुत है बीच में। बहुत है, करेक्ट है, वेरी बहुत वेरी ट्रू, ब्रोकर है। वेरी ट्रू। और वो ब्रोकर होता क्या है एक्चुअली, जैसे कि अभी मेरे 2-3 दिन से एक ब्रोकर से 2-3 ब्रोकर के फोन आ रहे हैं मेरे पास। जैसे जैसे लोगों ने मेरे प्रोडक्ट देखा, उनको समझ में आया। कल एक ब्रोकर का फोन आया था जिसको अमेरिका के लिए उसका कंटेनर जा रहा था, बट उसको रिक्वायरमेंट था मेरे प्रोडक्ट का। अब मेरा प्रोडक्ट एक्चुअली है डिओड्रेंट का। तो अभी वो ब्रोकर क्या होते हैं, वो एकदम मतलब रेट को चीपेस्ट रेट में लेने जाते हैं, मतलब उनका मार्जिन ज्यादा बढ़ जाए उसके अंदर। करेक्ट है। नहीं, अभी कैसा है कि इंडस्ट्री में कैसा है कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काम करने के दो तरीके हैं। एक जो रहता है कि ये ब्रोकर थ्रू काम करना, और एक जो रहता है वो डायरेक्ट कंपनी टू कंपनी डायरेक्ट काम करना, जो फिक्स रेट पे राइट। चलता है। और वो अच्छे से वो लोग डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर एलसीबी एलसीपी भी काम करते हैं। तो ये ओके। डिपेंड करता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपका स्टडी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्री में। ये राइट। इंडस्ट्री से नहीं कि कोई भी इंडस्ट्री में, अगर आपका स्टडी प्रॉपर है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, हाँ, तो आप मतलब नहीं क्या कर सकते हैं आप बिजनेस अच्छे से। राइट। बट यस, राइट। आपका जो क्वेश्चन है कि मुझे बायर्स नहीं मिल रही, या फिर बायर्स मुझे मिल रहे बट वो जेन्युइन नहीं मिल रहे, या फिर जेन्युइनिटी नहीं पता चल रही, नहीं कर पा रहे आप, कि मैं अभी क्या करूं। तो आप कोई बात नहीं, राइट। आप जीईपी को ज्वाइन हो जाइए। आपको ए टू जेड ट्रेनिंग दी जाएगी कि पूरा 1 to 1 कैसे रहता है, किस तरह से वेरीफाई करना है, किसका मतलब किस तरीके से हम लोग ईसीजीसी भी एक प्लेटफॉर्म का एक है, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, वो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स को भी कैसे यूज करना है वो भी ओके। हम लोग सिखाएंगे। ठीक है, बहुत सारा अलग अलग उसमें ये रहते हैं, टिक्स एंड टैक्स रहते हैं, वो हम लोग बता देते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत। ओके। ओके। ठीक है, ओके ठीक है, टीम से बोलिए मेरे से कांटेक्ट करें, मैं वेट। आपका ये डाल दीजिए आप चैट बॉक्स में। मैंने डाला चैट रूम में, डाला मैंने, मेरा पूरा हाँ इन्फॉर्मेशन डाला है। हाँ, आपको कांटेक्ट फोन आ जाएगा। थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, हैंड रेज कीजिए अगर किसी का क्वेश्चन है तो। यस, खुद को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। देखिए मेरे पास तो कोई सेटअप है नहीं, आवाज आ रही है, हाँ, आ रही आ रही। लेकिन फिर भी मुझे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में इंटरेस्ट है, हम्म। तो मुझे आगे यही बिजनेस करना है। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि जो बोलते हैं कि मेरे पास ना सेटअप है, ना कुछ जानकारी है, ना कुछ पता है मुझे। हाँ, ठीक है, हाँ, किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूं मैं, बस मुझे उसमें दिमाग नहीं है कि कैसे काम करना है अभी, मुझे समझ हाँ में जी, नहीं आ रहा। हाँ। बिजनेस स्ट्रैटेजी पता है मुझे, बट ये धंधा चालू कैसे करते हैं ये पता नहीं। ये मतलब कि फर्स्ट स्टेप जो बोला जाए हाँ उसकी नीड है और कुछ नहीं। हाँ, तो वही है कि फिर पहला स्टेप मिल जाए, उसके बाद तो हम समझिए ना कि आगे धीरे धीरे करके कर लेंगे। हम्म। तो आप आपको मैं वही बोल रहा हूँ कि कैसे रहता है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे ना, हाँ तो हाँ। स्टार्ट से लेके एंड तक ओके। कि कैसे चलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कैसे चलता है, स्टार्टिंग में क्या लगता है, फर्म रजिस्ट्रेशन कौन सा करना चाहिए,
प्रोपराइटर खोलना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड खोलना चाहिए, पार्टनरशिप खोलना चाहिए। हाँ, ये भी हम लोग एक जस्ट एक सजेशन देते हैं फर्म कौन सा खोलना है। हाँ, प्रोडक्ट में कौन से काम करना है आपका बजट के ऊपर डिपेंड है। मान लो आपको 10 लाख का बजट, तो मैं हम बोल सकते 10 लाख का बजट काफी अच्छा बजट है। हाँ, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है। मान लो आप बोले मुझे 1 लाख का ही बजट है, तो हम लोग को जरा स्टडी करके फिर छोटा मटेरियल का हम लोग को ये देना पड़ता है, क्या ये छोटे मटेरियल में आप चालू कीजिए। तो ऑब्वियसली आपको जो भी आपका स्टार्ट टू एंड जो भी आपका बनता है काम, हाँ, जिस तरह से काम जो भी बनता है वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि समझिए कि एक अमाउंट मैंने डिसाइड कर लिया, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट का कितना खर्चा हो सकता है? डॉक्यूमेंट का खर्चा वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा है डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट है, कितने डॉक्यूमेंट लगने वाले। आप पहला चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट है। हाँ, इंपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ बीआईएस के हिसाब से, अगर कुछ नॉर्म के हिसाब से लगता है, तो बीआईएस के हिसाब से भी आपको नॉर्म्स के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के लिए अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अलग है। आजू बाजू के कंट्री में जाओगे तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन अलग है। आजू बाजू मतलब मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है, हम लोग जो न्यू कमर्स रहते हैं ना, उन लोग को पहले क्या बोलते हैं कि भैया काम करो आजू बाजू के कंट्री में काम करो, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ज्यादा नहीं लगता, जहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए पैसा नहीं ज्यादा लगता, जो सस्ते में हो जाता है। यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत खर्चा रहता है, तो वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली कि आपका किस तरह से डॉक्यूमेंट्स बनता है और किस तरह से बनता है। बट उसमें कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है, इतना भी नहीं है कि आपको 2-3 लाख रुपए डॉक्यूमेंट के लिए लगेगा, ऐसा नहीं है। आपका डॉक्यूमेंटेशन मैक्स टू मैक्स 10 से 15 हजार के, मैं मतलब एकदम सर के ऊपर से पानी बोल रहा हूँ मैं, 10-15 हजार रुपए भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। 10-15 हजार रुपए में आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। आधे से तो ज्यादा डॉक्यूमेंट तो बैंक के ही है जो फ्री है। एडी कोड हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, हाँ, ये सब फ्री है। आधे से ज्यादा डॉक्यूमेंट तो फ्री है। कोई बात नहीं, दूसरा जो भी है मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर लूँगा। जी बिल्कुल, आप क्या कीजिए, आप आपका चैट रूम में ना आपका नंबर और ये सब डिटेल डाल के रख लीजिए, फिर हम लोग उस हिसाब से हमारा टीम बात करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, ओके, ओके। आर यू सेटिस्फाइड विथ आंसर्स? यस, यस। ओके, यस अभिजीत जी, खुद को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। सर, मुझे एक क्वेश्चन है। अगर मैं प्रोप्राइटरशिप कंपनी खोलता हूँ, लेकिन उसमें अगर मुझे शॉप एक्ट लाइसेंस के साथ मुझे काम कर सकता हूँ क्या? मतलब वो कंपनी यहाँ पर रजिस्ट्रेड, मतलब लीगली होती है ना? सॉरी, आपका आवाज कट रहा है। हेलो, एक मिनट। हाँ, बोलिए वापस, आप म्यूट हो गए थे। आपका क्वेश्चन वापस पूछिए। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलता हूँ और अगर मैंने यहाँ पर, मतलब मैंने काफी जगह पर इंक्वायरी की, वो बोलते कि अगर आप कोई भी कंपनी खोलते तो उसके लिए शॉप एक्ट लाइसेंस एलिजिबल नहीं है, तो क्या मैं फिर दूसरा कोई लाइसेंस लगता है क्या? फिर कोई म्युनिसिपैलिटी में रजिस्ट्रेशन और अदर कुछ होता है क्या? क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, अभी कैसे है कि आपका एरिया कौन सा है उसके ऊपर है। अगर आपका एरिया पुणे 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 में, तो रूरल एरिया में आता है तो गुमास्ता लगेगा। गुमास्ता, हाँ, गुमास्ता लगेगा। मतलब शॉप एक्ट बट पुणे लाइसेंस। में है ना, पुणे में है तो फिर आपको नॉर्मली शॉप एक्ट लाइसेंस मिलना चाहिए, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। नहीं, वो कहते हैं मिले, शॉप एक्ट लाइसेंस मिलेगा, लेकिन नॉर्मली हम लोग शॉप एक्ट लाइसेंस कहाँ से लेते हैं? नॉर्मली ई महासेवा केंद्र यहाँ से वगैरह आप लेते हैं शॉप एक्ट लाइसेंस। हम्म। तो वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये लाइसेंस अगर आप हम आपको निकाल के देंगे, लेकिन ये लाइसेंस एलिजिबल नहीं होगा। तो फिर इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम मैं उन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या आप पर, मतलब आप पे नहीं, ट्रस्ट करूंगा, लेकिन एलिजिबल नहीं होगा ये किस चीज के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ। तो करेक्ट है उनका, वो एलिजिबल, वो लाइसेंस सिर्फ आपका शॉप पैक के लिए, आपको आईसी अलग से बनाना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। आईएससी में लूंगा, लेकिन हाँ, वो कहते हैं कि आईएससी में लूंगा, लेकिन उनको मैंने डिटेल समझा, फिर भी वो नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि हाँ हम आपको निकाल के देंगे, लेकिन आप अपना देखिए। तो फिर मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया। नहीं नहीं नहीं, वो आप एक काम कीजिए, आप है ना, बेस्ट वे मैं आपको बोलता हूँ,
आप जीएफए से एक बार कांटेक्ट कीजिए, हमारे कंपनी में एक बार जो कॉल सेंटर का जो नंबर है वहाँ पे आप एक बार कॉल कीजिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। आईएसी में आपका देखो प्रोप्राइटरशिप है तो आपका पैन कार्ड वगैरह जो डिटेल रहता है ना वही आपका आईएसी बन जाता है। हाँ वो बन जाते हैं बैंक हाँ, डिटेल्स। तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, नहीं है। उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, वो एकदम एक नॉर्मल इशू है। ये होता है कभी कभी कि कोई रूरल एरिया से आता है तो भी उसको प्रॉब्लम आता है आदि। अभी आप तो पुणे से हो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बट डोंट वरी, यू जस्ट कॉन्टेक्ट आवर टीम, दे विल हेल्प यू आउट विद इट, ओके डोंट वरी ओके। अबाउट इट। मतलब मैं अगर शॉपैक लाइसेंस लेता हूँ तो मेरी कंपनी सिर्फ रजिस्टर होगी और उसके बाद मैं आईएससी लूंगा तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। करेक्ट है, आईसी ओके लेना है, फिर उसके बाद उसका रिलेटेड जो भी आरसीएमसी लाइसेंस है वो लेना है, और वो लाइसेंस कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, वो आपको लेक्चर्स में बताया जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब ये जब प्रोसीजर है कि सबसे पहले मुझे अपनी फर्म प्रोप्राइटरशिप को, उसके लिए आप मुझे शॉपैक लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर आईएससी, बैंक रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, आरसीएमसी, फिर शुरू हो जाएगा। करेक्ट। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। यस अनिरुद्ध, खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। या मैं अनिरुद्ध हूँ अहमदाबाद से। और मुझे जरा जानना था कि आपने जो शुरू में बताया ना कि कुछ चाइना से या तो ऐसी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल्स एक्सेसरीज है, ऐसी प्रोडक्ट्स है, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानना चाहता हूँ, जैसे होम डेकोरेशन हो गया, आर्टिफिशियल फ्लावर्स और वो सब हो गए, जो कम मतलब उसका कंसाइनमेंट की साइज थोड़ी कम होती है तो इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा कम लगता है, और हम लोकल मार्केट में अगर सर्च करके उसको आसानी से बेच सकते हैं। ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आप कुछ सजेशन या तो कुछ इनपुट दे सकते हो क्या? वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, ऐसे हजारों लाखों प्रोडक्ट है कि जो हम लोग इंपोर्ट करके बेच सकते हैं यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे जिसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलता है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जिसमें ट्विस्टेड प्रॉफिट है। मतलब कैसा रहता है कि हेडफोन जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो किलो में आते और हम लोग तो यहाँ पे पर पीस बेचते हैं। अभी इसमें क्या होता है, कभी मान लो कि 10 किलो हेडफोन मंगाए आपने, उसमें से 2 किलो खराब भी हो सकते हैं। ओके। तो ये मतलब पूरा वो डिपेंड करता है। कुछ ऐसे अच्छा। प्रोडक्ट रहते हैं कि आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया, उसका बिकना है, मतलब टॉयज हो गया, ओके। सॉफ्ट टॉयज हो गए, हाँ ठीक है, रबर टॉयज हो गए, या फिर कोई भी अभी आप कोई भी दुकान में जाइए आप, मुझे एक भी ऐसा दुकान दिखाइए कि जहाँ पे मेड इन चाइना ऐसा लिखा हुआ है या फिर मेड इन पीआरसी लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं, ऐसा एक भी दुकान दिखाइए इंडिया में। हाँ, सही बात है, इसीलिए काफी मतलब वहां से काफी सारा मटेरियल आ हाँ, रहा है। तो ये एक्चुअली देखने जाए तो ये अपने लिए शर्म की बात है कि हर चीज हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं, ठीक है, बट अभी है, बिजनेस है तो है, अभी क्या कर सकते हैं। यस, उसमें कंसाइनमेंट मतलब बड़ा ही होना चाहिए तो ही प्रॉफिट मिलेगा, या छोटे कंसाइन नहीं में नहीं, भी छोटा प्रॉफिट भी है? रह सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रॉफिट उसमें भी कमा सकते हैं। क्योंकि ये टॉयज और वो सब अभी जो इलेक्ट्रिकल स्केल्स और वो सब प्रोडक्ट्स आती है वहां से, लेकिन वो मेजरली देखते हैं तो हम मुंबई या तो दिल्ली बेस्ड कोई इंपोर्टर है वही बल्क में मंगवाते हैं। तो लोकली अगर हम, हाँ, कोई दो तीन कोई स्टेट के दो तीन सिटी को अगर टारगेट करके करना है तो छोटा कंसाइनमेंट से मतलब हम मार्केट में कम प्राइस में वो सेल कर सकेंगे क्या? वो कंपटीशन ज्यादा फेस करनी पड़ेगी क्या है? देखो कंपटीशन तो हर इंडस्ट्री में है, हाँ, कंपटीशन का कैसा है कि अभी आपका जो जो मार्केटिंग आप जो भी कर रहे हो, हाँ, वो आप किस तरह से कर रहे हो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप बोलोगे कि मैं मतलब घर पे बैठे ही सब कुछ करूंगा तो फिर नहीं होने वाला, राइट। ओके, राइट। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप कौन सा यूज कर रहे हो, हाँ, किस तरह से कर रहे हो, ठीक है, और किस तरह से मार्केटिंग चल रहा है आपका, वो भी डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली ओके। छोटा प्रोडक्ट भी आप मतलब छोटे क्वांटिटी में छोटा प्रोडक्ट मंगा के भी आप लोकली बेच सकते हो, मार्केट तोड़ सकते हो, कॉम्पिटिटिव प्राइस दे सकते हो अगर, तो देना चाहिए अपने को। मतलब जनरली मुझे जब तक स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट के पीछे मत भागो, ये मेरा सजेशन है। ओके। स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट के पीछे मत भागो, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सीखो, थोड़ा थोड़ा समझो किस तरह से काम चलता है, क्या चलता है, फिर उसके ओके। बाद
तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट में मतलब कुछ अच्छा मार्जिन रहेगा, ऐसा मैं सब। एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट में ही मार्जिन ज्यादा रहता है। ओके, हाँ, फाइन। बस इंपोर्ट में सीन ऐसा है कि इंपोर्ट में आपका स्टडी स्ट्रांग होना चाहिए, ओके, क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने कंप्लायंस डाल के रखे तो आपका मटेरियल यहाँ पे नावाशवा में होल्ड हो सकता है, या फिर मुंबई एयरपोर्ट में होल्ड हो सकता है, या फिर दिल्ली एयरपोर्ट में होल्ड हो सकता है, ओके। अगर आपका स्ट्रांग नहीं है स्टडी तो। ठीक है, आपका हो गया सर क्वेश्चन? ओके, यस, खुद को अनम्यूट कीजिए अभिजीत जी। ये सर अगर मैं ऑनियंस में डील करता हूँ तो उसके लिए मुझे मिनिमम मिनिमम से मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? अगर अनियन कहाँ पे डाल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। कंटेनर श्रीलंका में डाल रहे हो, दुबई में डाल रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर दुबई गल्फ में, कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज, अगर दुबई में कंटेनर डाल रहे हो तो उसको 55 प्लस mm का ओनियन लगता है, तो उसका कॉस्टिंग लगभग जाता है एक 4 लाख के आसपास कंटेनर का कॉस्टिंग जाता है, और 2 लाख का उसका जो फ्रेट बिट का जो अमाउंट रहता है वो रहता है, तो 6 और लाख अगर के हम आसपास जाता है। आसपास करते तो मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना एक्सेट्रा। नहीं देखो, पाकिस्तान में तो जाता नहीं है क्योंकि पाकिस्तान खुद एक खुद अनियन, प्रोड्यूसर है, सॉरी। अनियन प्रोड्यूसर है। ठीक है, बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश से बाय ट्रक भी जाता है, नेपाल में भी जाता है, बट नेपाल में ज्यादा नहीं जाता। हाँ, बांग्लादेश में यस जाता है, बट बांग्लादेश में कैसा है कि अपना जो कांदा रहता है ना, और इधर का जो रेट है और उधर का रेट है वो इक्वली सेम हो जाता है, तो उसमें कुछ, उसमें एक्सपोर्ट नहीं बोला जाता। ओके। अभी एक छोटा सा चीज बोलता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में कुछ मटेरियल बेचते हो, नेपाल में कुछ बेचते हो, अफगानिस्तान इसमें बांग्लादेश में बेचते हो, या फिर अफगानिस्तान में अगर भी कुछ बेचोगे तो इसको एक्सपोर्ट नहीं बोला जाता, ये लोकल ही हो गया। ओके, मतलब यहाँ पर मार्जिन बहुत कम रहते हैं। हाँ, उसमें इंसेंटिव भी नहीं मिलता। अगर आप बांग्लादेश में भेजोगे, नेपाल में भेजोगे, उसमें इंसेंटिव भी नहीं मिलता। ना कम नहीं मतलब मिलता, क्योंकि देखो 1971 के पहले कहाँ पे थे ये लोग? हम अपने साथ ही है। अपने साथ ही इसीलिए। 1947 के पहले भी अपने साथ थे। 1889 के पहले भी दुल्हन लाइन खींचने से पहले भी हम लोग के साथ ही थे, हाँ। बराबर। हम्म। बाद में अलग हुए। इसी वजह से रेट सेम रहता है। हाँ, तो इसी वजह से नहीं, मतलब ये भी एक रीजन है कि सबका नेचर सेम ही है, खाने वाले भी वही है सब लोग, और सिर्फ सब यहाँ लोग से वहां गए हैं। बस लाइन खींच चुकी है बस, बाकी। लेकिन अगर हम जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, यहाँ पर अगर हम ऑनियंस के लिए टारगेट करते हैं तो वहाँ पर क्या सिचुएशन हो सकती है देखो, मतलब? अनियंस के लिए टारगेट नॉर्थ इंडिया हो गया, या फिर मतलब अमेरिकन कंट्रीज, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप बात करें अनियंस का, तो वहां से सीन ऐसा है ना कि वो टर्की का अनियन भी जाता है वहाँ, इंडियन अनियन भी जाता है। बट अगेन, मैं स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा एक चीज बोला था मैंने कि आजू बाजू के कंट्री में काम करो। श्रीलंका हो गया, दुबई हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, बहुत सारे कंट्रीज है आजू बाजू में, उधर काम करो। अगर आपके दिमाग में ये है कि डॉलर और यूरो सबसे महंगा है तो मैं उधर काम करूंगा और मुझे उधर प्रॉफिट मिलेगा, तो ये बहुत गलत अजम्पशन में होगा। क्योंकि वहाँ पर उतना माल जाएगा ही नहीं तो फिर श्रीलंका आए। में, अब श्रीलंका का जो करेंसी अपने से कम है, बट फिर भी वहां पे प्रॉफिट कमाते हैं लोग। वो कैसे कमाता है, किस तरह से कमाता है, कैसे कॉस्टिंग रहता है, वो सब कुछ आपको लेक्चर्स में पता चल जाएगा कि किस तरह से कॉस्टिंग चलता है। बट मतलब अगर किसी हाँ, देश का करेंसी हमसे कम होता है तो वहाँ पर चांसेस ज्यादा रहते हैं कि हमें मार्जिन कम मिले, राइट? उधर उधर प्रॉफिट भी मिलता है और ज्यादा प्रॉफिट मिलता है उधर, और जहाँ पे जैसे करेंसी ज्यादा है ना वहां पे लॉस देखे मैंने। दुबई में मैंने बहुत सारे लॉस देखे, बट श्रीलंका में तो बहुत सारा कमा के बैठे। मतलब देखिए सर, अगर हम अभी डॉलर चल रहा है 70 रुपीज, और मतलब नहीं नहीं INR नहीं नहीं, वो डॉलर। छोड़ो, वो सब छोड़ो। हाँ, प्रॉब्लम वही होता है सब लोगों का कि मैं बोलता हूँ कि डॉलर्स मुझे 72 चल रहा है, यूरो मेरा 90 चल रहा है, 95 चल रहा है, तो मैं उधर काम करूंगा, ये बहुत गलत माइंडसेट बन चुका है लोगों का। ओके 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 बहुत ओके। गलत माइंडसेट है। पहला चीज,
आपका डॉलर कितना है, आपका यूरो कितना है, उससे आपका नहीं। अगर उसने मान लो 30 फील्स ही दे दिया आपका मटेरियल का, तो कितना बन गया? हार्डली 5-10-15 रुपए ही बन गया। तो फिर एक ही हो गया ये सब। आपको क्या लगता है पर डॉलर वो 7 मतलब पर केजी वो पर डॉलर देगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, तो वही तो रहता है ना कि वो जो दिमाग में रहता है ना कि मुझे डॉलर्स में ही काम, मतलब डॉलर्स में एनीवेज ट्रांजैक्शन डॉलर्स में ही रहेंगे। मैं ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मतलब वहां पर डॉलर्स पे कम करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा तो मार्जिन बढ़ना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी हम लोग आपको लेक्चर्स में बताते हैं। पहला चीज वो है कि आपको एक दिमाग से पहला चीज एक निकाल दो कि मैं यूरोप में काम करूंगा और यूएस में काम करूंगा तो मैं ज्यादा कमाऊंगा, ऐसा नहीं है। उधर ज्यादा कमाने के लिए उसको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का भी प्रोसेस है। 3-3 लाख का उधर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। गैप सर्टिफिकेट, ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट, सॉइल रिपोर्ट, डेंसिटी रिपोर्ट, ये वो सब बहुत सारे रिपोर्ट लगते हैं उधर। आजू बाजू की कंट्री में कोई ज्यादा रिपोर्ट नहीं लगता। बिकॉज डेवलप्ड कंट्री इसीलिए। हाँ, नहीं दुबई भी डेवलप कंट्री है, बट वहां पे खाने वाले सब इंडियन ही है, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। या वहां पे जो भी अनियन, अगर एग्जांपल है अनियन में थोड़ा सा भी किधर भी कालापन दिखता है तो वो लोग बोलते छी ये बेकार है, उसको फेंक दो। हम लोग क्या करते, उसको निकालते बाजू में धो के फिर उसको यूज करते। तो ये माइंडसेट अलग है, उधर का माइंडसेट अलग है, अपना माइंडसेट अलग है। तो मतलब पहला आपके चीज एक दिमाग में रखो कि यूरोप और यूएस में काम करोगे या फिर उधर सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये छोड़ दो। मतलब करेंसी हाँ इतना डिटरमिन नहीं करते कि आपके प्रॉफिट हाँ, और मार्जिन। करेंसी मैटर नहीं करता। ठीक है। दूसरा चीज, हाँ, जो आप जो बोल रहे थे 72 जो चल रहा है, ये गूगल का रेट है। ठीक है, ये गूगल का रेट है। यहाँ पे अभी अगर बात निकली है तो मैं बोल देता हूँ कि गूगल का रेट सिर्फ एक प्रोरेटा बेसिस पे रहता है। मतलब बैंक का रेट अलग रहता है। बैंक का सेल रेट, बाय रेट, इनवर्ड रेट, आउटवर्ड रेट, टीटी रेट, ये सब अलग रहता है। अच्छा। ये सब अलग रहता है। तो यही चीज हम लोग सिखाते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के पूरे इसमें। देखो ये इंडस्ट्री में अगर आपको टिकना है ना तो आपको स्टडी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। स्टडी और ये किसी भी हाँ, इंडस्ट्री में मैटर हाँ करता है। किसी भी इंडस्ट्री में, ऑफ कोर्स किसी भी इंडस्ट्री में जाना आपको स्टडी करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। और जैसे ही आप जीईपी को ज्वाइन करोगे, जीईपी के साथ बन जाओगे, हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बढ़ जाता है कि बाबा इसको अच्छे से सिखाना है, उसको A to Z सब चीजें बताना है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के ऊपर भी बढ़ जाती है। ओके। लेकिन सर आपके हिसाब से ऑनियन के लिए बेस्ट मार्केट कौन सा रहेगा? देखो अनियन के लिए अभी श्रीलंका भी अच्छा मार्केट है, दुबई भी अच्छा मार्केट है, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन दुबई साउथ अफ्रीका हो गया, यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस हाई रहते हैं ना, मतलब मैंने अभी तक जो स्टडी किया है हाँ उसके हिसाब से। बहुत रहते हैं ना, मैं मना नहीं कर रहा, मैं इधर किधर भी डिनाई नहीं कर रहा चीज के लिए कि फ्रॉड नहीं होते, फ्रॉड होते हैं, मैंने फ्रॉड देखे हैं, होते हैं फ्रॉड। लेकिन हमें होशियार होना चाहिए उस फ्रॉड के। तो इसी के लिए आपको जीएफई ज्वाइन करना है, ताकि आपको समझ में आए आपको फ्रॉड को कैसे टैकल करना है, किस तरह से टैकल करना है, कौन से गवर्नमेंट बॉडीज है जो आपको हेल्प करेगी, हमारी जो टीम है वो आपको कैसे हेल्प करेगी। आप एक बार कांटेक्ट कीजिए और ओके ओके पूरा डिटेल दे दीजिए आपका। ओके ओके, मैं अभी चैट सेक्शन में अभी डाल देता हूँ सब कुछ। ठीक है, डाल दीजिए थैंक यू। आप। ओके, मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए सिस्टम थ्रू। किसी का अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं है? श्योर है आप? अच्छा आप ओके। अभी किसी ने को किया था सिस्टम से हैंड रेज, कैमरा से। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, राइट? ओके चलो, तो हम ये सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है,
आपकी जो भी डाउट है, अगर अगर आपको बाद में कुछ दिमाग में आ जाता है, जनरली ऐसा होता है कि अच्छा शुभम, हाँ अनम्यूट कीजिए खुद को और बोलिए। एक मिनट, आपका आवाज नहीं आ रहा शुभम जी। नहीं, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा। आप में भी हेडफोन चेंज करके हाँ देखो। सर, आप हाँ अभी आ रहा है। नहीं, वापस कट गया। सर मुझे बनाना कहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर कंट्री? बनाना हाँ बनाना। बनाना तो बहुत सारे कंट्री में जाता है। ओमान जाता है, दुबई जाता है, सऊदी जाता है, कतर जाता है, कुवैत जाता है, ईरान में भी जाता है बनाना। हाँ वैसे ही हमारे साइड में इधर एमपी साइड में बनाना ज्यादा मतलब निकलता है इधर। नहीं, अभी कैसा है कि आपका जो बनाना जो है, हाँ, वो G9 है क्या, पहले वो देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद उसका हाँ साइज, उसका क्वालिटी, और उस हिसाब से फिर बनाना अलग अलग जगह पे जाता है। ज्यादा करके जलगांव बिलगांव ये साइड से बनाना बहुत बहुत मतलब एक्सपोर्ट होता है। हाँ सर, इधर ये बुरहानपुर के पास में भी बहुत निकलता है इधर। एमपी में आता है ये बुरहानपुर। हम्म, नहीं होता है, एक्सपोर्ट तो होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा सर? बनाना के लिए, हाँ हाँ देखो, बनाना एक्सपोर्ट करना है तो नॉर्मल आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लगेंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ फिर आपका जो भी पोर्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सब कुछ प्रोसीजर, और फिर वो बायर के साथ डील वगैरह, वो डायरेक्टली एक नॉर्मल प्रोसीजर जो रहता है वो। बनाने के लिए अलग से कुछ डॉक्यूमेंट या फिर अलग से कुछ एक्सपेरिमेंट या फिर कुछ बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बनाना के लिए एक नॉर्मल प्रोडक्ट है वो। तो एग्रीकल्चर के अंदर अपेडा का अगर आप यस लाइसेंस निकालते हो तो भी आपको मिल जाएगा। और ये कहाँ से निकालना है, क्या निकालना है, आप जीईफी से एक बार कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे। यस सर, उसमें अपने को कॉस्ट वगैरह कितनी क्या लगेंगी सर? वो सब आपको कांटेक्ट आप कीजिए तो सही, वहाँ पे जीईफी में आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे। ठीक, ओके सर, ओके। ओके, ठीक। यस, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और पूछिए एलडी। हेलो। हाँ सर। यस सर। सर मैं फार्मर हूँ और न्यू स्टार्टअप करना जा रहा हूँ एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। हाँ मेरी प्रोडक्ट तो है फार्म हाउस से ज़्यादा ग्राउंडनट है, अभी तो नहीं है, कोरिएंडर है, अभी क्यूमिन सीड है। हाँ, तो उसमें एक्सपोर्ट करने के लिए मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा सर, मेरे बताएं। आपका क्यूमिन सीड है? क्यूमिन सीड है, कोरिएंडर, मैं फार्मर भी हूँ और मेरे खेत पे भी होता है अभी। अभी अभी मेरे पास। कोरिएंडर क्या है ना, कोरिएंडर बाय एयर जाता है। ठीक ओके, है, और और ओके ओके हाँ, ओके। ये बहुत हाईली पेरिशेबल है ना, हाँ हाँ ये हाँ बाय बाय एयर जाता है कोरिएंडर। हाँ 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 ओके सर। हाँ। और क्यूमिन सीड तो मुंद्रा पोर्ट से जाता है हमारे यहाँ, मैं गुजरात का ही हूँ, जामनगर का। हम्म, हाँ, तो बहुत सारा क्यूमिन सीड मुंद्रापुर से एक्सपोर्ट ही होता है, वहां से ही होता है ज्यादा करके। नहीं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सब मिनिमम कितना, जो बायर कोई मिलेगा तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा हमको, वो अभी एडवांस कैसा देगा? है, वो है? कैसा है कि एडवांस देगा नहीं देगा, वो कितना क्वांटिटी में लेगा, ये सब ओके चीजें है सर। ना, ये स्टडी वाली चीजें है। तो ओके सर ओके। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत बोला और मैंने बोल दिया कि वो इतना नहीं। परसेंट दे देगा, वो आपको हाँ, उसको उतना, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? उससे बात करने के बाद ही पता चलेगा ना। ओके सर। नहीं, हम्म मैं तो जो अपने सेशन में अभी आया हूँ, 5 मिनट हुई है, बाद में मैं खेत पे था, अभी कोरोना की वजह से गांव में हूँ। हम्म मेरे खेत पे अभी भी सर्च मैंने ज्वाइन किया जब क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं ना तब। हम्म। अच्छा, तो आप बहुत बहुत सा ज्यादा लेट हो चुके हैं। नहीं, मेरे को मैसेज मिला, मैं जब ऑनलाइन आया तभी तो मैं घर पे आया, बाद में ऑनलाइन हुआ था, सेशन खत्म हो गया था। हम्म कोई बात नहीं, दूसरी बार ज्वाइन होगा। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। आप जीएफई को एक बार कांटेक्ट कीजिए, आपको जो भी आपको मिल जाएगा आपका आंसर्स वहां से। ओके 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 सर, ओके, थैंक यू सर। डोंट वरी, ओके। यस, आयुषी जी पूछिए। हेलो। यस, हेलो। हाँ हेलो। पूछिए पूछिए आयुष। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि मैं एक्चुअली स्वीडन एक्सपोर्ट करता हूँ। ओके, ठीक है, पेपर प्रोडक्ट्स हैं तो, लेकिन जब भी मेरे स्वीडन से कोई भी पेमेंट आता है तो हमेशा मेरे 25 यूरो कट रहे हैं। हाँ तो वो बैंक ट्रांजेक्शन देता है वो। मतलब उससे मैं क्या बोलूँ कि मेरा वो 25 यूरो नहीं नहीं कटे? नहीं, वो बैंक ट्रांजेक्शन है, वो तो हर बैंक काटती है आपकी।
नहीं, लेकिन अगर मेरे जर्मनी से जैसे पेमेंट आ रहा है सेम पार्टी का ही, हम्म, ठीक है, लेकिन तब तो मेरे एक भी यूरो नहीं कट रहा, पूरा वो पेमेंट आ रहा से है। डाल रहा है, वो लेकिन कौन से अगर बैंक से मेरा डाल रहा है, जी, वो कौन से बैंक से डाल रहा है? वो कौन से बैंक से डाल रहे हैं? वो अगर एक्सचेंज से डाल रहा है तो उसका कटेगा, अच्छा, जो अगर भी वो चार्जेस, एक्सचेंज हाँ से जो भी डाल, चार्जेस है वो उसका कटेगा। हाँ, अगर वो विदाउट एक्सचेंज में डाल रहा है ना, अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो नहीं कटना चाहिए। तो मे भी आपका जो जर्मनी वाला पार्टी है वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा होगा और ये यूनियन से पेमेंट कर रहा होगा। ये मुझे लगता है ये जो स्वीडन बोल रहे हैं ना आप, जी, ये फॉर श्योर यूनियन से पेमेंट कर रहा होगा। अच्छा, आप एक बार उससे चेक करवा दीजिए, या तो फिर उसको क्या बोलिए कि भैया एक काम करो, आप ऑनलाइन पेमेंट करो दो, ओके, ऑनलाइन पेमेंट करो दो। ये मे भी क्या करता रहेगा, यूनियन के ऑफिस में जाके एक फॉर्म भर के चेक भर के वो चेक देता रहेगा, उसका चेक डेबिट होता रहेगा, फिर यूनियन के अकाउंट में आता है, फिर यूनियन के अकाउंट से वो फिर वो आपके अकाउंट में आने तक फिर आपका बैंक यहाँ पे चार्जेस मारता है उसका। इसलिए मेरे 25 यूरो कट रहे हैं। हम्म, हो सकता है उसका भी एक रीजन हो सकता है कि अगर वो चेक पे ये कर रहा है तो, चेक डाल रहा है तो आपके नाम का। तो मैं उसको बोलूँ कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे, यूनियन से नहीं करे। हाँ ऑनलाइन करे, यूनियन से करे या किससे भी करे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ऑनलाइन करे, चेक ओ, पे ना करे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके, यस अभिजीत। ओ सर, ऑनियन के लिए मतलब ब्रांडिंग की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मतलब होते हैं मुझे, मतलब सर कोई भी मैंने, एग्रीकल्चर आइटम के लिए ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है आपको। स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल में ब्रांडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मतलब वहां पर मैंने देखा एक्सपोर्ट मार्क क्या होता है सर? एक्सपोर्ट मार्क मैंने कई जगह विजिट किया था, वहां पर मैंने देखा कि एक्सपोर्ट मार्क है, लेकिन वो क्या होता है मुझे मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वहां पे जो अपने होते हैं ना, जो होते हैं ना बैग्स, होते हैं ना वो बैग्स, उस पे एक्सपोर्ट मार्क रहता है, वो व्हाइट कलर का, वो क्या होता है? वो मतलब क्या रहता है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है ये। मतलब उसमें कुछ ऐसे डिटेल्स वगैरह लिखना पड़ता है क्या? मतलब नहीं कितना नहीं केजी नहीं एक्सेस नहीं 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 नहीं, वो नहीं वो नहीं वो नहीं, जैसे वो अलग है। व्हाइट वो पेपर चिपका पैकिंग, देने का? नहीं नहीं, वो पैकिंग लिस्ट के ऊपर वगैरह वो सब पैकिंग के ऊपर रहता है वो पूरा अलग है। बट वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल आइडेंटिफाई करने के लिए उसको बस एक लेबलिंग दी जाती है कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, और उसके ऊपर स्टैंप लगाया जाता है। स्टैम्प मतलब ऐसे सिर्फ एक व्हाइट पेपर होता है, राइट? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हाँ नहीं, एक मुझे लोकल लोकल एक ये रहता है लोकल और लोकल। एक्सपोर्ट को हाँ लोकल एक अलग डिफरेंशिएट रहता है, करने के और लिए। यस लोकल अलग रहता है और एक्सपोर्ट क्वालिटी अलग रहती है। नहीं, मुझे वो बहुत दिन से खटक रहा था कि अरे एक्सपोर्ट मतलब क्वालिटी मार्क क्या होता है, मुझे वो मार्क क्यों लगाते हैं, इसलिए मैंने आपसे हम्म, पूछा। नहीं नहीं थैंक कोई यू बात सर। नहीं, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, चलो, आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपके जो भी डाउट है, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी रहेगा, आप डायरेक्टली हमारे जो हेल्प डेस्क है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए आप, आपके जो भी डाउट्स है वो वहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। प्रोसीजर भी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि कैसे करना है एक्सपोर्ट, क्या करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।